नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 570 जिसका नाम है गोइंग कंसर्न। तो सर, जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ये आपके चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू में कवर होता है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। चैप्टर 7 में एक तो ऐसे 580 और दूसरा 570, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं कहाँ से कि सर, जो गोइंग कंसर्न है यह एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। इसका मतलब अगर एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेस पर बनाए हैं तो आपको इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये माना ही जाएगा। अगर आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं करा है इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो एंटिटी है उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेस पर बनाए हैं। अगर मान लो एंटिटी गोइंग कंसर्न बेस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती है तो फिर ऐसे केस में उस एंटिटी को डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं कि हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेस पे नहीं बनाए। ठीक बात। अब सर क्या है, अगर कोई एंटिटी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेस पे बना रही है तो पहले उसको चेक करना चाहिए। उसको चेक करना चाहिए कि क्या एंटिटी आगे फ्यूचर में गोइंग कंसर्न के रूप में चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो इसका मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ये इवेल्युएट करे वेदर द एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। एक तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी क्या है, मैनेजमेंट को ये भी चेक करना है कि हो सकता है कभी कभी गोइंग कंसर्न जम्पशन तो अप्रोप्रिएट हो, मतलब एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी इवेंट और कंडीशन है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन एबिलिटी ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न जम्पशन ठीक है, आने वाले साल में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने सारे इशूज चल रहे हैं कि कभी एक साल बाद या और आने वाली फ्यूचर में कुछ इशूज हो सकते हैं। तो बंद नहीं होंगे हम मान रहे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो कहीं ना कहीं इतने इंपॉर्टेंट है कि उनका डिस्क्लोजर देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दो। पहला, मैनेजमेंट ये चेक करेगा कि उनकी जो एंटिटी है वो फ्यूचर में गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, वेदर दी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। दूसरी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये चेक करें कि चलो मान लो गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, कोई बड़े बड़े इशूज तो नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर वगैरह देना पड़ेगा। तो वो भी मैनेजमेंट को करना होता है। ठीक है सर, फिर ऑडिटर को क्या करना है? देखो, ऑडिटर को ये करना है कि ऑडिटर को ये चेक करना है कि वेदर द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। मतलब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेस पे बना तो दिए हैं, पर ऐसा करके उन्होंने सही किया या नहीं किया, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर अगर मान लो चलो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, मान लो कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, तो फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या कंडीशन थी जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे थे एंटिटी की एबिलिटी पर, तो क्या वो इवेंट और कंडीशन को प्रॉपर डिस्क्लोज भी करा है कि नहीं करा है, तो वो सब ऑडिटर को देखना है। कुल मिला के जो मैनेजमेंट को करना चाहिए उसको ऑडिटर को एंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने वो करा है कि नहीं करा। ठीक बात है। तो ये एक बेसिक थीम थी। अब हम शुरू करते हैं। आप प्लीज एंड तक देखिएगा, आपकी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आप एंड तक सुनते जाना, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। पूरे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीजों को बनाया गया है, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा चीजों को, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। हेडिंग नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक या टू एवेल्युएट कि वेदर द एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट? ऑब्वियसली मैनेजमेंट है ना। सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इवन इफ एफआरएफ डजंट हैव एनी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट टू डू सो। एफआरएफ ने कुछ भी नहीं बोला है कि गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना है या नहीं करना, तब भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चेक करे कि वेदर द एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। अब जब एंटिटी ये असेसमेंट करेगी कि वो गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो उसको क्या लगाना पड़ेगा? जजमेंट। यार कोई भी इंसान फ्यूचर के बारे में तो अंदाज से ही बोल सकता है कुछ भी। किसी को अपना फ्यूचर पता है क्या? अपन को पता है क्या? एग्जैक्टली पता है क्या? नहीं पता ना। ऐसी मैनेजमेंट जब अंदाजा लगाएगा कि फ्यूचर में एंटिटी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी या क्या क्या इशूज आएंगे, तो उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अंदाज से वो लोग ये काम करते हैं। तो जजमेंट किस बारे में लगाते हैं? रिगार्डिंग व्हाट? अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर तो अनसर्टेन ही रहेगा ना, तो फ्यूचर के तो पहले ये वर्ड लगनी चाहिए ना, अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम। तो उनको जजमेंट लगाना होता है रिगार्डिंग व्हाट? अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम ऑफ इवेंट और कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जो आज इवेंट या कंडीशन दिख रही हैं उनका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, ये जानने के लिए मैनेजमेंट को जजमेंट का यूज करना पड़ता है। और जब मैनेजमेंट ये जजमेंट लगा रहा होता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं। वो फैक्टर्स यहां पर दिए गए हैं।
ठीक बात है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो ग्रीन कलर से लिखा है ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा है, बहुत छोटू सा आंसर है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा, है ना, स्पीड में समझा देता हूँ। देखो, जब मैनेजमेंट ये अंदाजा लगा रहा होगा कि यार फ्यूचर में एंटिटी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फ्यूचर आउटकम क्या होगा, आज जो प्रॉब्लम दिख रही है उनका फ्यूचर क्या होगा, है ना, क्योंकि उसी पर बेस्ड है एंटिटी का फ्यूचर। तो सबसे पहला है नेचर एंड कंडीशन ऑफ इट्स बिजनेस। सबसे पहले मैनेजमेंट ये अंदाजा लगाते समय कि आगे क्या होने वाला है, वो देखिएगा कि हमारे बिजनेस का नेचर और कंडीशन कैसी है। अगर हमारा बिजनेस कोई रैपिड ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है, एआई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला माहौल है, इनसे रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो ऐसे में जब वो मैनेजमेंट जजमेंट लगाएगा ना, तो जजमेंट का एक्यूरेसी उतना नहीं होगा, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस बहुत फास्ट चेंजिंग है। और मान लो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, स्टेबल टाइप का है, वहां पर कुछ जल्दी जल्दी चीजें चेंज नहीं होती, तो फिर मैनेजमेंट का जजमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो जजमेंट को अफेक्ट करने की बातें बतानी, कब जजमेंट एक्यूरेट होगा, अगर कोई फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस नहीं है, तो अगर कोई स्टेबल टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस है, तो है ना। तो अब यहाँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है और स्पेशली फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज का रोल है, तो वहाँ पर तो यार फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब बहुत मुश्किल है, तो इसके रिगार्डिंग जजमेंट का भी उतना एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। दूसरा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अगर एंटिटी बहुत बड़ी है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर, बहुत सब कुछ बहुत सारा इन्वॉल्व है, तो यार उसके रिगार्डिंग जब आप जजमेंट लगाओगे ना, तो कभी उतना एक्यूरेटली जजमेंट नहीं लगा सकते, क्या पता कौन सी चीज कहाँ अफेक्ट कर जाए। लेकिन अगर कोई लोकल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ईजी टाइप का काम है, तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, उसके रिगार्डिंग जजमेंट लगाना आसान है ना। तो अगर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है बिजनेस में, तो उसके रिगार्डिंग जजमेंट लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अदरवाइज आसान है। तीसरा, जजमेंट अबाउट द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम इट इज मेड। आप बताओ, जब भी आप कोई जजमेंट लगाते हो, कोई अंदाजा लगाते हो कि आगे क्या होगा, तो वो किस आधार पर लगाते हो, उस समय जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप जजमेंट लगाते हो, है ना। लेकिन वो जजमेंट आपका गलत भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपने वो जजमेंट लगाया था उस इन्फॉर्मेशन पे जो उस समय अवेलेबल थी, बाद में हो सकता है बहुत सारी चीजें बदल जाएं, बाद में वो इन्फॉर्मेशन भी बदल जाए, है ना। तो इसमें लिखा भी है कि हाउएवर फ्यूचर इवेंट में लीड टू आउटकम दैट डिफर फ्रॉम इनिशियल जजमेंट। मतलब फ्यूचर आउटकम इनिशियल जजमेंट से अलग भी हो सकता है, क्योंकि जो आपने जजमेंट लगाया था वो तो उस समय की इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड था जब आपने जजमेंट लगाया था, बाद में तो बहुत सारी चीजें और आई होंगी, है ना, ऐसा। लास्ट पॉइंट क्या है, द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन इंक्रीजेस। क्या कह रहे हैं सर, ध्यान से, ये थोड़ा अच्छा है ना। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर आउटकम जो है वो बढ़ जाती है, मतलब जो अनसर्टेनिटी का लेवल है ना वो बढ़ जाता है, कब कब कब, द फर्दर इनटू द फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है सर, द फर्दर इनटू द फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। फ्यूचर में कोई चीज जितनी बाद में होने वाली है उतना ज्यादा उसके रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे आप बताओ कि आपसे बोला जाए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये बताना टू एन एक्सटेंट आसान है। मतलब आपकी लाइफ में आप कल क्या करने वाले हो, परसों क्या करने वाले हो, ये एक हद तक आप बता सकते हो। लेकिन क्या मैं बोलूँ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, क्या इसको प्रेडिक्ट करना उतना आसान है? नहीं। इसका मतलब जितनी ज़्यादा समय बाद कोई चीज़ को प्रेडिक्ट करना है उतना जजमेंट आपका इनएक्यूरेट रहेगा, और फ्यूचर में जितना करीब आपको वो प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर को, उतना एक्यूरेट आप जजमेंट लगा पाएंगे। मैं कल के बारे में जजमेंट इजीली लगा सकता हूँ, एक्यूरेट जजमेंट लगाऊंगा, पर 1 साल बाद, 2 साल बाद के टाइम के लिए मैं जजमेंट लगाऊंगा तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो फर्दर इनटू द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में जितना बाद में होगा उतना एक्यूरेसी कम हो जाएगी और अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं सिग्निफिकेंटली, कब, द फर्दर इनटू द फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, फ्यूचर में जितनी ज्यादा समय बाद कोई चीज होने वाली होगी। ठीक है, आप सुनना, ये कितना कठिन सा लगता है बच्चों को, लेकिन आप सुनना बेटा, इसको याद रखना कितना आसान है। पहले तो जनरल बता देना, अब देखो अब याद रखने पे काम हो रहा है ना, समझा दिया है मैंने। तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि हाँ भाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो ये चेक करे कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। जब मैनेजमेंट ऐसा असेसमेंट करती है
तो उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होता है। अब ये जजमेंट को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओहो सर, फैक्टर्स फैक्टर्स कितनी बार मैंने बताया है यार, कुछ भी याद ना आए तो 3-4 फैक्टर तो फिक्स ही है यार। मैं 6-7 फैक्टर बोल रहा हूँ जो हर जगह लगभग दिखाई देते हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ हर जगह होंगे। देखना, नेचर और टाइप ऑफ एंटिटी, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, मटेरियलिटी, द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये तो कुछ ऐसे फैक्टर है जो हर जगह ही आ जाते हैं यार, हर जगह है। मटेरियलिटी, रिस्क, नेचर ऑफ एंटिटी, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कितने बेसिक, कुछ ना याद आए तो उनमें से कुछ लिख दो। और वही है, देखो आप देखो, ये ग्रीन कलर वाला लिखना नहीं है एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो पहला नेचर और कंडीशन ऑफ इट्स बिजनेस, वही है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, लिखना तो इतना ही है भाई, समझने में कठिन लगा, याद रखने में क्या है, तो आसान है। तो नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा साथ में चलेगा, देखो, क्योंकि एंटिटी बड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ये एक तरह की बात है, वहाँ ज़्यादा इशूज होंगे। एंटिटी छोटी भी है, वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी ऑब्वियसली, तो वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके की होंगी। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। फिर जब भी आप कोई जजमेंट लगाते हो, जब भी कोई जजमेंट लगाओगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम, उस समय जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसी पर जजमेंट बेस्ड होगा। तो ये तो बहुत कॉमन टाइप का हो गया। फिर भाई आपका जजमेंट एक्सटर्नल फैक्टर से भी तो अफेक्ट हो सकता है, हर चीज़ आपकी कंट्रोल में थोड़ी होती है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में होगी वो तो ठीक है, अगर आपका जजमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, बाहर वाली चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली फिर उसके रिगार्डिंग जजमेंट आप ज़्यादा अच्छे से नहीं लगा सकते हो। क्या क्या सर, फिर से बोलना। अरे अगर कोई चीज़ पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, एंटिटी की कंट्रोल में, तो उसके रिगार्डिंग जजमेंट ज़्यादा एक्यूरेटली लगाओगे। पर अगर चीज़ें बाहर वालों पर डिपेंड है, एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती, तो उसके रिगार्डिंग तुम थोड़ी ज़्यादा जजमेंट लगा पाओगे। कोरोना तुम्हारी कंट्रोल में था क्या, नहीं ना। तो इसलिए यह है कि एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होता है क्या। तो देखो, नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, जजमेंट जो है वो उस समय की इंफॉर्मेशन पे अवेलेबल होता है जब जजमेंट लगाया गया है। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर एक्सटर्नल फैक्टर से एंटिटी अफेक्ट होती होगी तो जजमेंट उतना एक्यूरेट नहीं लगा पाएंगे, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेंगी। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता हुआ तो जजमेंट ज़्यादा एक्यूरेटली लगा पाएंगे। और लास्ट में डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन इंक्रीजेस। कब डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है, जब द फर्दर इनटू द फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, जितना बाद में कोई चीज़ होने वाली है उतना अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। याद रहेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, चाहो तो आर बना सकते हो अगर ज़्यादा ही दिसू तो, है ना। अगला क्या है, व्हाट आर दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात हो रही है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, है ना। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एंड व्हाई इज द एब्सेंस ऑफ अ रेफरेंस टू अ मटेरियल अनसर्टेनिटी नॉट अ गारंटी ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सिंपल शब्दों में आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। और भी उसमें कुछ लिखा है क्वेश्चन में, जो मैं आपको जब पढ़ूंगा तभी समझाऊंगा, अभी उस पर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। सर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है सर, ऑडिटर शेल ऑब्टेन साई टू असेस वेदर द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। सिंपल, मुझे ये चेक करना है कि मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बना तो दिए हैं, पर उन्होंने ऐसा करके सही किया या फिर नहीं किया। फिर द ऑडिटर शेल ऑल्सो डिटरमाइन, और क्या करना है भाई, एक तो ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या करना है, इफ देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, बताया था आपको। सेकेंडली मुझे ये भी चेक करना है कि चलो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है भी, तब भी मुझे साथ में क्या चेक करना है, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तीसरा नहीं, ये दो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है भाई, दो, वेदर द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट, और दूसरा चलो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, वेदर एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये तो एकदम फ्लो वाली सेंटेंस है, आपको जो याद होंगे, है ना। फिर सर ये तो हो गई पहली बात। अब क्या लिखा है, इवन विदाउट अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर एफआरएफ ने नहीं बोला है मैनेजमेंट से, एफआरएफ कुछ नहीं कह रहा मैनेजमेंट से कि आपको गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना है नहीं करना है, तब भी ऑडिटर को तो चेक करना ही है कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा कि नहीं करा और ढंग से करा कि नहीं करा, है ना। दी ऑडिटर हैज दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने पढ़ी है ये तब भी रहेंगी जब एफआरएफ डजंट रिक्वायर मैनेजमेंट टू एक्सप्लिसिटली असेस दी गोइंग कंसर्न। मान लो एफआरएफ ने मैनेजमेंट से कुछ नहीं कहा, एफआरएफ में कुछ नहीं कहा है कि मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना है या नहीं करना है, तो हो सकता है मैनेजमेंट ने ना करा हो, पर ऐसा चलेगा क्या, नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें यह भी बोला गया है कि अपन ने शुरू में पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट को असेसमेंट तब भी करना है जब एफआरएफ ने नहीं बोला हो, तब भी
एफआरएफ में कुछ बोले या ना बोले, ये असेसमेंट करना मैंडेटरी है, ऐसा 570 कह रहा है भाई। क्या ही क्लियर है? तो ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? एफआरएफ ने मैनेजमेंट से कुछ बोला हो या ना बोला हो, हमें पता है कि मैनेजमेंट का ये काम है, मैनेजमेंट को करना ही होता है, तो हमारा भी ये काम रहेगा कि हम ये असेस करें कि मैनेजमेंट का असेसमेंट कैसा रहा, है ना। या यूं कहो कि ये चेक करना कि मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ये तो हमें चेक करना ही है चाहे जो हो जाए। फिर लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, इस पर केस स्टडी बनेगी, है ना, इसलिए ध्यान से सुनते जाना। अकॉर्डिंग टू एसिड 200, the potential effect of the inherent limitation of the auditors on the auditor's ability to detect MMS are greater for the future event or condition that may cause an entity to cease to continue as a going concern। यहां पर हमें ये बताना है कि देखो क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ी है हमने, वो 5 होती है। अब उसमें जो 5वीं इनहेरेंट लिमिटेशन थी वो क्या थी? फ्यूचर इवेंट। तो सोचो यार, अपन जब इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं कि यार अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कितना भी चेक कर लें, कुछ ना कुछ इश्यूज तो रह ही जाएंगे। सोचो यार, फिर फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? अगर हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन पे मात्र रीजनेबल एश्योरेंस दे पा रहे हैं, फ्यूचर इवेंट पे तो क्या ही बोलेंगे यार। जब पास्ट पे खुल के नहीं बोल पा रहे ढंग से कि सब कुछ सही होगा अगर मैंने चेक कर लिया है, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे? जब उसमें भी रीजनेबल एश्योरेंस दे पा रहे हैं तो फिर फ्यूचर पे तो क्या ही बोलेंगे। तो इनका ये कहना है कि जो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है अगर वो फ्यूचर इवेंट का मामला हो तो। मतलब फ्यूचर इवेंट में इनहेरेंट लिमिटेशन का प्रभाव और ज्यादा होता है। या यूं कहो कि जो फ्यूचर इवेंट वाली इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, उसका प्रभाव ज्यादा होता है इस बात पर कि जो ऑडिटर है ना वो ढंग से कुछ बोल नहीं पाएगा, ढंग से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। लिखा भी है दी ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट सच फ्यूचर इवेंट और कंडीशन। ये पता है क्यों बताया है? ये क्यों बताया है? एक तरीके से ऑडिटर के पक्ष में, ऑडिटर के बिहाफ में एक तरीके से डिफेंस खेला गया है कि यार फ्यूचर इवेंट को कभी भी वो बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और इनहेरेंट लिमिटेशन जो फ्यूचर इवेंट वाली होती है ना वो उसकी एबिलिटी को और ज़्यादा अफेक्ट करती है कि वो ढंग से चीज़ों को बोल पाए, है ना। देखो कितना बढ़िया लिखा है, द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट एमएमएस। एमएमएस ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा, इसमें जो फ्यूचर इवेंट वाली लिमिटेशन है ये कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट कर देती है इस एबिलिटी को, है ना। नो गारंटी, अगर ऑडिटर ने मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउट गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है ऑडिट रिपोर्ट में, एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी एज टू द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न की मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा। इसका यह मतलब नहीं है कि उसने गारंटी दी है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी। बताओ क्या यहां तक क्लियर है? मैं इतना डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि आप स्पीड में सुनते हो, तो टाइम तो वैसे भी आप बचा ली, तो एक बार अच्छे से सुन लोगे तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और ये थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं, ईजी पोर्शन आएगा बहुत जल्दी से बोल के निकल जाऊंगा, है ना, केवल याद कराते हुए निकल जाऊंगा आगे। और आगे चलते हैं भाई। साइड हेडिंग क्या है? देखो एक तो ये ए कैटेगरी ऊपर से आर बनाया, मतलब भूलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। व्हाट आर दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन परफॉर्मिंग रैप? मेन याद रखना रैप से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो रैप परफॉर्म कर रहा है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न? वो गोइंग कंसर्न में क्या रिस्क है और क्या रिस्क नहीं है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रिस्क की रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहा है, तब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अदरवाइज तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ये पढ़ ली, ये है कब, ये तब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही जब वो रैप लगा रहा है, रिस्क असेसमेंट कर रहा है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन। देखो क्या लिखा है, बहुत आसान है। When performing RAP as required by SE 315, the auditor shall consider whether event or condition exist that may cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। सिंपल है, जब मैं रैप परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ ऐसी इवेंट और कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पर। मेन जो है वो अब शुरू होना है। इसके अंदर ऑडिटर को 3 काम करना है। सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न से रिलेटेड असेसमेंट करा है या नहीं करा है। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न वाला असेसमेंट अभी तक नहीं परफॉर्म करा है। और तीसरा, ऑडिटर को रहना है अलर्ट।
अब तीनों बातों को समझा देता हूं। सबसे पहले, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है, हम पूछेंगे कि क्यों तुम लोगों ने असेसमेंट करा है क्या गोइंग कंसर्न के रूप में एंटिटी चल पाएगी नहीं चल पाएगी इस रिगार्डिंग। उनका आंसर आया यस सर हमने असेसमेंट किया है। तो हमें क्या करना है, हम उनसे वो डिस्कस करेंगे उस असेसमेंट के बारे में, उनसे बातें करेंगे क्या असेसमेंट करा, कैसे असेसमेंट करा, उसमें क्या मिला, जो भी है ना। डिस्कस द असेसमेंट विद द मैनेजमेंट। और क्या करना है सर, एंड डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। दो बातें हुई सर। पहली बात, हमें वो असेसमेंट डिस्कस करना है। अगर उन्होंने असेसमेंट करा है तो पहला काम क्या करना है, वो असेसमेंट उनसे डिस्कस करना है कैसे क्या करा। दूसरा काम क्या करना है, उनसे पूछना है कि क्यों तुम लोगों ने असेसमेंट करा है, तो कुछ इवेंट और कंडीशन तुमको मिली होंगी ना जो एंटिटी पर डाउट क्रिएट कर सकती है। दो हो गई। वो कहेंगे हाँ हाँ सर मिली है ना, बहुत सारी ऐसी कंडीशन इवेंट मिली है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तुम्हारी क्या प्लान है इसको डील करने के। जो भी इवेंट और कंडीशन है जो खराब वाली आपको मिली है उनको डील करने के क्या प्लान है। कितनी बातें हैं, तीन बातें। उनसे डिस्कशन करना है असेसमेंट कैसे क्या करा, फिर उनसे पूछना है कि क्या कोई इवेंट और कंडीशन मिली है, डिटरमाइन करना है, और तीसरा अगर मिली है तो आपके क्या प्लान है इसको डील करने के। ये तो तब हो गया जब उन लोगों ने असेसमेंट करा है। हो सकता है एग्जाम में बस इतना आ जाए 3 नंबर का, और शायद आया भी है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ये रिवीजन खत्म हो आप कुछ मत पढ़ना, कॉपी भी मत पढ़ना, आप सीधे कहाँ जाना, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आंसर लगा लेना, स्पेशली केस स्टडी, मजा आ जाएगा आपको। दूसरा, मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं करा है गोइंग कंसर्न के बारे में। अब क्या करें सर, अब क्या करें। ऑडिटर पूछेगा, डिस्कस करेगा कि भाई अगर आपने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं करा तो क्या बेसिस था फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फिर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे कैसे बना दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई असेसमेंट तो करा नहीं, तो फिर किस बेसिस पे आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के आधार पे बना दी है ना, ऐसा। प्लस फिर भी पूछेंगे कि देखो तुमने असेसमेंट तो नहीं करा, फिर भी क्या तुमको कुछ ऐसा पता है, इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट वेदर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट, क्या तुमको कोई ऐसी इवेंट या कंडीशन पता है जो डाउट क्रिएट कर सकते हैं ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पर। ठीक है, तो असेसमेंट नहीं करा तो कितनी चीजें पूछना है, 2 चीजें। पहली बात, असेसमेंट नहीं करा तो किस बेसिस पे या किस आधार पे आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेस पे बना दिए। दूसरा, भले ही असेसमेंट नहीं करा फिर भी आपको कुछ इवेंट और कंडीशन पता हो तो मैं इंक्वायर करूंगा कि क्या कुछ इवेंट और कंडीशन आपको पता है जो एंटिटी पर डाउट क्रिएट कर सकती है। तीसरा, ऑडिटर को पूरे ऑडिट के दौरान अलर्ट रहना है, हो सकता है कोई ऐसी इवेंट या कंडीशन उसको दिखाई दे जाए जो एंटिटी की ऊपर डाउट क्रिएट कर सकती है। क्या ये क्लियर है, ये बेटा मोस्ट आईएमपी है। सर इस पे आर क्यों बनाया, ये तो बहुत आसान है। आर इसलिए बनाया कि ये रैप से रिलेटेड जब आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उसके अंदर ये सब बताना है कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है गोइंग कंसर्न का तो क्या करना है, नहीं करा तो क्या करना। ये बात कैसे पता चलेगा कि यही पोर्शन लिखना है, कैसे पता चलेगा बताओ। तो इसलिए इस पे आर बनाया कि अगर वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है, मतलब समझ जाओ ये सब बताना है। तो ऐसा ना हो आंसर भी पता हो और फिर भी ना लिख पाओ, है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला है इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट। इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करा है गोइंग कंसर्न वाला उसको असेस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कहां से करेंगे, वाई टू इवेल्युएट मैनेजमेंट असेसमेंट। मैनेजमेंट का असेसमेंट इवेल्युएट करना ही क्यों है, क्या लिखा है, द ऑडिटर मस्ट इवेल्युएट मैनेजमेंट असेसमेंट। हमें ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग असेसमेंट करा है वो कितना सही है या नहीं है। तो ये अगर हमें जानना है तो ये जानना ही क्यों है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन का यूज करा है वो सही है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर आपने असेसमेंट ही ढंग से नहीं करा है तो फिर गोइंग कंसर्न एजम्पशन डिसाइड कैसे होगी। तो अगर आपने असेसमेंट ढंग से करा है उसके बाद डिसीजन लिया है कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेस पे बनाए जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है यार, है ना। तो हमें उनके असेसमेंट को चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका असेसमेंट ही गलत था, उनको लिक्विडेशन बेस पे बनानी चाहिए थी। अगर वो ढंग से असेसमेंट करते ना तो उनको पता चल जाता कि गोइंग कंसर्न के रूप में नहीं चलने वाले, और ऐसे केस में वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेस पे बनाते। असेसमेंट ढंग से नहीं करा और बस मान लिया कि हम तो गोइंग कंसर्न के बेस पे बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये तो गलत है ना। तो क्यों करना है असेसमेंट, द ऑडिटर मस्ट इवेल्युएट मैनेजमेंट असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग whether the management use of going concern assumption is
अप्रोप्रिएट और नॉट। अब सर दो टाइप के असेसमेंट होंगे, दो टाइप के असेसमेंट कर सकते हैं वो, एक तो असेसमेंट विदाउट डिटेल्ड एनालिसिस और एक डिटेल्ड एवेल्यूशन। ये कहीं लिखा नहीं है, मैंने याद रखने के लिए बताया है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। सुनना, इफ अ कंपनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी में अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं अभी तक, एंड इजी एक्सेस टू फंड, उसके पास फंड की भी अवेलेबिलिटी है, उधार चाहिए तो उधार भी आसानी से मिल जाता है, तो मैनेजमेंट में असेस गोइंग कंसर्न विदाउट डिटेल्ड एनालिसिस। इसका मतलब कि मैनेजमेंट जब गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करता है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इजी, विदाउट डिटेल्ड एनालिसिस भी वो असेसमेंट कर सकता है। ऐसा कब करेगा, अगर उसको पता है कि यार सब बढ़िया चल रहा है। अब रिलायंस में क्या इशू है यार, प्रॉफिट्स भी हैं, फंड भी इजीली अवेलेबल है, तो अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट के पास कौन सा तरीका है, असेसमेंट विदाउट डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, इन सच केसेस, अब इसमें ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कैन रिलाई ऑन अदर प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर से भी काम चला लेगा ऑडिटर, अदर ऑडिट प्रोसीजर से भी काम चला लेगा, वो भी डिटेल्ड इवैल्यूएशन नहीं करेगा। बताओ रिलायंस के केस में मैंने उनसे पूछा असेसमेंट कैसे करा, बोले हमने सर कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करा, हमने विदाउट डिटेल्ड एनालिसिस हमने काम करा। हमने कहा बहुत बढ़िया, रिलायंस में तो हमको ही पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी केवल अदर ऑडिट प्रोसीजर से काम कर लेंगे, मतलब हम भी कोई डिटेल्ड एनालिसिस या इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, ये जानने के लिए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, अब दूसरा सर, अब डिटेल्ड की बात होगी, क्या लिखा है, इन मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट, अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रही होंगी तो फिर ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, क्योंकि फिर अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रही होंगी तो मैनेजमेंट ने भी डिटेल्ड एनालिसिस करा होगा, तो अब ऑडिटर को भी क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड एनालिसिस। अगर उनका एनालिसिस सिंपल है, क्योंकि कंडीशन हालात सिंपल थे, तो अपन भी विदाउट डिटेल्ड एवैल्यूएशन चलेंगे। अगर उन्होंने, उनकी यहां कॉम्प्लेक्स माहौल था इसलिए उन्होंने डिटेल्ड एवैल्यूएशन करा है, तो हम भी डिटेल्ड एवैल्यूएशन कर लेंगे। इन मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट क्या क्या, द प्रोसेस मैनेजमेंट यूज फॉर द असेसमेंट, हम देखेंगे कि इन्होंने क्या प्रोसेस, क्या तरीका लगाया है असेसमेंट करने के लिए, कैसे असेसमेंट करा है। दूसरा, कौन सी एजम्पशंस इन्होंने असेसमेंट के अंदर ली है। तो एक तो हम उनकी पूरी प्रोसेस को ही चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट में उन्होंने लगाई है। उन्होंने जो भी एजम्पशन यूज करी है वो सब एजम्पशन को इवैल्यूएट करेंगे, और उनके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उनको भी असेस करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, और देखूंगा कि वो फिजिबल है या नहीं है। बेटा आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 570 580 यही आते सबसे ज्यादा, तो है ना। ये हो गया, इतना ध्यान रहेगा क्या, एक बार बोल के देख लो मन में, है ना, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो। इवैल्यूएशन का पीरियड क्या होगा सर, द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन मस्ट कवर द सेम पीरियड एज ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, जितने टाइम पीरियड का असेसमेंट मैनेजमेंट ने किया होगा उतने ही टाइम पीरियड का असेसमेंट हम करेंगे। नॉर्मली मैनेजमेंट क्या असेसमेंट करता है, ईयर एंड से 12 महीने के अंदर क्या होने वाला है, इतने पीरियड को ध्यान में रख के मैनेजमेंट असेसमेंट करता है। अगर मैनेजमेंट का असेसमेंट इससे भी कम हुआ, 12 महीने से भी कम हुआ अगर, ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, तो ऑडिटर को मैनेजमेंट से बोलना है कि अपने असेसमेंट को बढ़ाओ, ठीक है, और कम से कम 12 मंथ तक का तो करो। तो हम कितने पीरियड का असेसमेंट करेंगे, ऑडिटर कितने पीरियड का असेसमेंट करेगा, जितने पीरियड का उन्होंने असेसमेंट करा होगा। सपोज उन्होंने 20 महीने, आगे के 20 महीने का असेसमेंट करा है, तो हम भी 20 का कर लेंगे। उन्होंने 12 से भी कम का करा है, तो हम बोलेंगे यार तुम लोग 12 तक का तो करो एटलीस्ट, है ना। और ये हो गया आपका मेन आंसर। अब छुटपुट बात लिखिए, इट इज नॉट द ऑडिटर्स जॉब टू करेक्ट द मैनेजमेंट एनालिसिस, हमारा काम ये नहीं कि हम उनका असेसमेंट करवाएं पूरा और उनका असेसमेंट पर को एनालाइज करते रहें, ये सब करते रहें, या यूं कहो कि एनालाइज तो हम करते हैं, इसको ऐसा बोलना चाहिए कि उनका असेसमेंट हम सही करवाते रहे, नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, ये हमारा मेन काम नहीं है। मेन काम हमारा ये है कि भाई हम ये चेक कर लें कि तुम्हारा जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूज है वो सही है या नहीं है। However, if मैनेजमेंट असेसमेंट lacks डिटेल्ड एनालिसिस, अगर आपको पता चल जाए कि उन लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करा है जबकि करना चाहिए था, तब भी इट मे नॉट प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम डिसाइडिंग वेदर द गोइंग कंसर्न बेसिस इज वैलिड और नॉट। मतलब आप तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हो ही, मतलब आपने उनका असेसमेंट चेक करा, आपने पाया कि उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करा, तो क्या आप फ्री हो गए? नहीं,
आपको तो अभी भी ये ओपिनियन इस बात पर देनी ही होगी, इस बात पर बोलना ही होगा कि मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। बोलो। तो आपको उनके असेसमेंट को सही करवाने की जरूरत नहीं है, या करवा दो तो अच्छी बात है, करवाओ ना करवाओ जो भी सिचुएशन हो, अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि आपको बताना है कि उनका मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। जितना याद रह जाए बहुत अच्छा है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत जनरल सी बात बताई है, इसके ऊपर का तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कितने तरह की इवेंट होती है? 3 तरह की इवेंट होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बहुत आसान है, इसको समझाने की जरूरत नहीं, बस मैं बता दे रहा हूं कैसे याद करा था हमने। फाइनेंशियल इवेंट मतलब कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड मैटर आएगा। ऑपरेटिंग इवेंट में कहीं ना कहीं एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड मैटर आएंगे कि ऑपरेशन चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। और अदर में आएगा कुछ लॉज रेगुलेशन से रिलेटेड या कुछ अदर मैटर। तो देखो, एंटिटी को सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब एंटिटी आगे फ्यूचर में ज्यादा दम नहीं लगा पाएगी, है ना। तो सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, इसलिए उनकी जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है। उनके जो की फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो एडवर्स हो गए हैं, डिविडेंड वो लोग दे नहीं पा रहे हैं, जो फिक्स टर्म बोरोविंग है, जो बोरोविंग से वो मैच्योरिटी पर आ गई हैं और आपके पास कोई प्लान नहीं है उनको चुकाने का या रिन्यू कराने का। आप किसी भी लोन की टर्म्स मतलब जो है उनको आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, लोन्स को टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे हो, कैसे कर पाओगे जब सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं। तो फिर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, आपको कहीं से पैसा भी नहीं मिल रहा है। फिर 3 पॉइंट क्रेडिटर्स के थे, क्रेडिटर्स ने फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है, क्रेडिटर्स को आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्रेडिटर्स ने बोल दिया है कि क्रेडिट से अब कैश पे शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजेक्शन विद सप्लायर्स। तो ये ऐसे मैंने याद कराया था, है ना। आई होप आपने मेन लेक्चर अच्छे से करा है, आप प्लीज यहां से मेन एक्सपेक्ट मत करो, है ना। इसको ऐसे याद कराया था, आप इसको रिकॉल करके देख सकते हो। फिर ऑपरेटिंग इवेंट में मैनेजमेंट का ही इंटेंशन है कि हमें एंटिटी को बंद करना है, ऑपरेशंस बंद करना है। तो फिर क्या, अगर ऐसा इंटेंशन दिख जाए मतलब एंटिटी बंद होने वाली है, तो मैनेजमेंट का ही मन नहीं है ऑपरेशन आगे बढ़ाने का। ऑपरेटिंग इवेंट है ये, इसमें पैसा नहीं है, मैनेजमेंट का मन नहीं है, या फिर मैनेजमेंट ही चला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, खास जो मेन पर्सन था मैनेजमेंट का वही चला गया और उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है, ये ऑपरेटिंग इवेंट है। लेबर डिफिकल्टीज, सब ठीक है, लेबर नहीं मिल रहा है, मैनेजमेंट का मन भी है, मैनेजमेंट गया भी नहीं है, लेकिन लेबर नहीं मिल रहा है, कैसे करें, कैसे ऑपरेशन चलाएं। चलो लेबर भी है लेकिन हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ गया है, बताओ, तो हो सकता है हम वैसे ही खत्म हो जाए, हमारे ऑपरेशन वैसे ही नहीं चल पाए। 4 टाइप के लोग हैं सर, मैनेजमेंट का मन नहीं है, मैनेजमेंट का खुद लॉस हो गया, मतलब लॉस ऑफ की मैनेजमेंट ऐसा बोलना चाहिए उसको, है ना। लेबर डिफिकल्टीज है और कॉम्पिटिटर आ गया है। इसके अलावा मेजर मार्केट का ही लॉस हो गया है, जैसे कि मार्केट शेयर कम हो गया है, की कस्टमर ही हमारा चला गया है ना। सो लॉस ऑफ मेजर मार्केट और की कस्टमर, लॉस ऑफ फ्रेंचाइजी और लाइसेंस, लाइसेंस रद्द हो गया आपका, कैसे ऑपरेशन करोगे अब। चलो सब कुछ है, लाइसेंस भी है, कस्टमर भी है, सब कुछ है, पर इंपोर्टेंट सप्लाईज का शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल नहीं है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो चिप नहीं मिल रही थी, जो भी है। क्या ये क्लियर है? फिर अदर इवेंट में क्या है सर, नॉन कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आपने नियम कानून को फॉलो नहीं करोगे तो किसी दिन एंटिटी बंद हो जाएगी, है ना। तो नियम कानून फॉलो नहीं हुए अगर ऐसा पता चले तो समझ जाना ये अदर इवेंट है। तो नॉन कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर उन्हीं को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो वो तो खत्म हो जाएंगे। सिंपली नॉन कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर है पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, एंटिटी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चल रही हैं, ठीक है, दैट में रिजल्ट इन अ क्लेम दैट एंटिटी इज अनलाइकली टू बी एबल टू सेटिस्फाई, मतलब उस पर इतना क्लेम, इतनी पेनल्टी लग जाएगी कि आप वो चुका ही नहीं पाओगे। तो पेंडिंग लीगल और प्रोसीडिंग्स। फिर चेंज इन लॉ और रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉ बदल गया है, वो आपकी एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। याद कैसे रहेगा, लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली लिटिगेशन क्लेम तो चलेंगे, लॉ को कंप्लाई नहीं करोगे, जो एग्जिस्टिंग लॉज को कंप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके अगेंस्ट लिटिगेशन क्लेम चलेंगी, लिटिगेशन और प्रोसीडिंग चलेंगी, और उन पर जो पेनल्टी लगी वो तुम पे ही नहीं कर पाओगे, खत्म हो जाएगी एंटिटी। या फिर आप जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो कंप्लाई कर रहे हो लेकिन लॉ ही बदल गया, तो ये तीनों कहीं ना कहीं लॉ में ही, लॉ से रिलेटेड है, लॉ ही बदल गया और वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है एंटिटी को। फाइनली अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ व्हेन दे अकर, कुछ अलग टाइप की, जैसे कि कोरोना,
अलग टाइप की घटना है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, एंटिटी की कंट्रोल में ही नहीं, और उसका इंश्योरेंस भी आपने नहीं करा के रखा है या इंश्योरेंस कम का करा के रखा है, तो ऐसी सिचुएशन सब आती हैं अदर इंडिकेटर्स में। ठीक है, फ्री के 4 नंबर मिल सकते हैं। सर फ्री के कहाँ, याद तो करना ही पड़ता है। हाँ वो तो है ही यार। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट और कंडीशन आर आइडेंटिफाइड। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, यार एक बात बताओ, मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत करी उन इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऑडिटर ने भी बहुत कोशिश करी ऐसे इवेंट और कंडीशन को जो एंटिटी पर डाउट क्रिएट कर सकते हैं। चलो मान लो ऐसी इवेंट और कंडीशन मिल गई जो कहीं ना कहीं एंटिटी की के ऊपर डाउट क्रिएट कर सकती है, उसके एग्जिस्टेंस पर डाउट क्रिएट कर सकती है। मान लो मिल गई तो क्या करना है, वही यहाँ पर बताना है। ऑडिटर को क्या, कौन सी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना है जब इवेंट और कंडीशन मिल जाए। देखते देखें 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 क्या लिखा है। इफ इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन साई टू डिटरमाइन वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। आपको सबूत इकट्ठे करना है ये जानने के लिए कि क्या ये इवेंट और कंडीशन मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं, क्योंकि छोटी मोटी अनसर्टेनिटी तो चला लेंगे, हमें ये देखना है कि क्या ये इवेंट और कंडीशन मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं। कैसे करेंगे, बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। सो इवेंट और कंडीशन मिल गई, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये जानने के लिए कि क्या इन इवेंट और कंडीशन की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस प्रोसीजर में जो अपन ने बोला ना कि हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे ये जानने के लिए कि वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और नॉट, तो इस प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है वो यहां पे बताया है। सबसे पहली बात तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं करा है, अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि प्लीज असेसमेंट करो। कब करना है, वेयर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म सच असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सबसे शुरुआत कहां से हो रही है, अगर उन्होंने असेसमेंट नहीं करा है तो उनसे बोलेंगे प्लीज असेसमेंट करो गोइंग कंसर्न का, तो आपको भी इवेंट और कंडीशन मिलेंगी जो एंटिटी पर डाउट क्रिएट कर सकती हैं। चलो मान लो असेसमेंट करा होगा तो कुछ इवेंट कंडीशन मिली भी होंगी, तो फिर क्या पूछेंगे, वेदर मैनेजमेंट प्लान्स असेसिंग वेदर मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस गोइंग कंसर्न इश्यूज आर फीजिबल। मान लो भाई असेसमेंट नहीं करा था तो ऊपर पहले असेसमेंट करवाएंगे, मान लो असेसमेंट करा है और उनको इवेंट और कंडीशन मिली है तो पूछेंगे ऑडिट प्रोसीजर में अगला क्वेश्चन क्या होगा, भाई जो आपके प्लान्स हैं उनको मुझे इवेल्युएट करना है, मुझे जानना है कि वो फिजिबल है कि नहीं। तो असेसिंग वेदर मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस गोइंग कंसर्न इश्यूज आर फिजिबल और नॉट, और एंड लाइकली टू इंप्रूव द सिचुएशन, क्या ये प्लान सिचुएशन को इंप्रूव कर पाएंगे, क्या ये प्लान सिचुएशन को इंप्रूव कर पाएंगे, ये सब जानना है मुझे। थर्ड, वेयर द एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स। मतलब मैनेजमेंट ने जो प्लान बताया है उसमें जो सबसे मेन पार्ट है उनका वो ये है कि उन्होंने आगे का कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, मतलब उन्होंने फ्यूचर के कैश फ्लो को फोरकास्ट करा है। अगर उनके असेसमेंट में उनके प्लान्स में जो सबसे मेन है वो कैश फ्लो फोरकास्ट ही है, तो फिर हमें कैश फ्लो फोरकास्ट में भी कुछ चेक करना है। क्या चेक करना है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जिससे वो फोरकास्टेड डेटा बनाया गया है। जिस डेटा की हेल्प से आपने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है उसको इवेल्युएट करेंगे, प्लस जो भी एजम्पशंस आपने ली हैं क्या वो वेल सपोर्टेड है। मतलब अगर आपने कोई एजम्पशन ली है तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, तो हमें ये जानना है ऐसा थोड़ी कुछ भी एजम्पशन लेके और कुछ भी फोरकास्ट कर दोगे, तो जो भी एजम्पशंस आपने यूज करी हैं क्या वो वेल सपोर्टेड है। ठीक है, फिर चेकिंग इफ द न्यू फैक्ट और इन्फॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल सिंस मैनेजमेंट असेसमेंट। मैनेजमेंट ने जब असेसमेंट करा था कहीं ऐसा तो नहीं उसके बाद 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, तो हो सकता है कि और भी नई नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ गई हो, तो वो भी मुझे कंसिडर करना है। और लास्ट में WR ले लेना है मैनेजमेंट या TCWG से रिगार्डिंग देयर प्लान्स, जिसमें लिखे होंगे कि उनके क्या क्या प्लान है और उनकी फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। भाई आप लिख कर दो कि आपके क्या क्या प्लान है और वो प्लान वर्क करेंगे, ये सब आपको लिख कर देना है WR में। बताओ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में क्या करना है अगर इवेंट और कंडीशन मिल गई है तो सर हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है ये जानने के लिए कि उन इवेंट और कंडीशन की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है या नहीं होती है, ऐसा मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है या नहीं होती है। तो उन प्रोसीजर में क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले उन्होंने अगर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करा ही नहीं होगा तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि असेसमेंट करो। फिर मान लो उन्होंने असेसमेंट करा होगा गोइंग कंसर्न का तो उनको इवेंट और कंडीशन भी मिली होंगी,
तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे क्या प्लान है उनको डील करने के, और उन प्लान को इवेल्युएट करेंगे, उनकी फिजिबिलिटी को इवेल्युएट करेंगे। यही लिखा है, और देखेंगे क्या इससे सिचुएशन बदलेगी या नहीं बदलेगी, इंप्रूव होगी या नहीं होगी। फिर अगर उनके प्लान्स का मेन हिस्सा क्या है, कैश फ्लो फोरकास्ट, तो हम देखेंगे कि जो डेटा है जिससे कैश फ्लो फोरकास्ट बनाए हैं वो कितना रिलायबल है, प्लस जिन एजम्पशन पर आपने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है वो वेल सपोर्टेड है या नहीं है। फिर क्या है सर, ये भी देखना है कि जब मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा था, हम तो उसी पर पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है कि आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको 1 महीना हो गया है मैनेजमेंट के असेसमेंट पे, तो हो सकता है इस दौरान कुछ और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई हो, तो वो भी कंसिडर कर लेना है ऑडिटर को। चेकिंग इफ एनी न्यू फैक्ट और इन्फॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल सिंस मैनेजमेंट असेसमेंट। और फाइनली WR ले लेना है रिगार्डिंग व्हाट मैनेजमेंट प्लान्स एंड देयर फिजिबिलिटी। क्या ये क्लियर है? बस थोड़ा सा और बचा है। कितना मिनट अपन पढ़ चुके हैं? 40 मिनट। 10 मिनट का काम और बचा है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छे लेवल का है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं बेटा, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा, क्वेश्चन सेम है। जब इवेंट और कंडीशन मिल जाएंगी तब कौन सी प्रोसीजर लगाना है वो अपन ने पढ़ दी। अब बोला है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अब एग्जाम्पल देना है। ध्यान देना बेटा, जरा सी गलती होगी ना, इधर का उधर उधर का उधर हुआ, खेल खत्म, 0 मिल जाएंगे। तो भाई डाउट हो तो पूरा लिखाना इससे अच्छा तो, पर मैं क्लियर बोल रहा हूं। यहां पर लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जब आपको इवेंट और कंडीशन मिल जाए जो एंटिटी पर डाउट क्रिएट करती है। और यहां पर वो प्रोसीजर सी बताई है कि प्रोसीजर क्या है। यहां पर प्रोसीजर बताई है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी जब इवेंट कंडीशन मिल गई है। यहां पर एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो क्या है सर, बहुत आसान है। सबसे पहले इंक्वायरी करना है एंटिटी के लीगल काउंसिल से रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। सबसे पहले इंक्वायरी सबसे अच्छा रहता है यार, पूछताछ करना। और अगर डाउट गोइंग कंसर्न पे डाउट आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये मैटर पक्का कहीं ना कहीं लॉयर से रिलेटेड हो सकता है, लॉज रेगुलेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं एंटिटी के लीगल काउंसिल से, पूछ सकते हैं उससे कि क्या कोई लिटिगेशन क्लेम एग्जिस्ट करते हैं। उससे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करे हैं वो कितने रीजनेबल हैं, ऐसा कुछ। तो इंक्वायरिंग विद लीगल काउंसिल, इंक्वायरी कर ली, पूछताछ कर ली। अब कुछ रीड करना है। कितनी चीज़ें रीड करना है? 3 चीज़ें रीड करना है। फिर कुछ एनालाइज एंड डिस्कस करना है। और फिर ये 3 में कुछ और स्पेशल है, आप ध्यान से सुनोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। इंटरनल लीगल काउंसिल से बात कर ली, पूछ लिया कि कोई लिटिगेशन क्लेम एग्जिस्ट करते हैं क्या, ठीक है। फिर 3 चीज़ें रीड करना है। टर्म्स ऑफ डिवेंचर या फिर कोई और लोन एग्रीमेंट है जिसकी जो टर्म्स है वो आपको पढ़ना है। देखना है कि कहीं इनमें से कोई ब्रीच तो नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इनका ब्रीच होना मतलब गोइंग कंसर्न पे इशू बनेगा, क्योंकि फिर तो वो इंसॉल्वेंट के लिए फाइल कर देंगे कि एंटिटी हमारा पैसा चुका रही, इसको बंद करो, है ना। तो देखना है, रीड करना है कि कोई लोन एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच तो नहीं करी। रीड करना है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर और TCWG जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को लेकर हुए हैं। उन मीटिंग के मिनट्स पढ़ने हैं जिन मीटिंग में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से रिलेटेड मैटर डिस्कस किए गए हैं, तो उससे भी कुछ आइडिया मिलेगा। रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, RBI ने कोई एक्शन लिया है उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी है भाई, एंटिटी के ऊपर एक्शन लिया है तो कुछ ना कुछ तो पेपर भेजा होगा, रिपोर्ट भेजी होगी, वो रिपोर्ट को अच्छे से रीड करना है। तो रिपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, है ना, ये एग्जाम्पल था, और भी हो सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ डिवेंचर या लोन एग्रीमेंट रीड करना है, देखना है कोई ब्रीच तो नहीं हुई। रीड करना है मिनट्स ऑफ मीटिंग, उन मीटिंग के मिनट्स जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से रिलेटेड है। और रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शन। फिर क्या एनालाइज और डिस्कस करना है? एनालाइज एंड डिस्कस कैश फ्लो, प्रॉफिट या अदर कोई फोरकास्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है, एनालाइज करना है जितने भी उन्होंने फोरकास्ट बनाए हैं उनको, चाहे वो कैश फ्लो फोरकास्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट फोरकास्ट हो, या कोई और फोरकास्ट हो। और क्या एनालाइज और डिस्कस करना है? एंटिटी के लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है कि जब तक आप ऑडिट कर रहे हो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल के पहले क्वार्टर के आ गए, तो उससे भी काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा, तो वो एनालाइज डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट के 3 आपको इजीली याद हो जाएंगे, ये इनमें कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है सर? देखो, ये तो याद रख ही लो यार। इवेल्युएटिंग एंटिटीज प्लान्स टू डील विद अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर। एंटिटी कैसे बच जाएगी? एंटिटी को प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, मान लो सब प्रॉब्लम है। एंटिटी के बचने के तरीके क्या है? 3 तरीके हैं। या तो जो कस्टमर के ऑर्डर आए तो उनको फुलफिल कर दे तो पैसा मिल जाएगा। कस्टमर के जो अनफिल्ड ऑर्डर हैं अगर आप उनको पूरा कर दो तो पैसा मिल जाएगा, तो आप बच जाओगे। तो एंटिटी की क्या प्लान है टू डील विद द अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर? फिर अगर बोरोविंग फैसिलिटी मिल जाए एंटिटी को तो भी एंटिटी बच जाएगी। तो दूसरा तरीका
कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस, टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरोइंग फैसिलिटी, क्या एंटिटी को बोरोइंग फैसिलिटी मिल रही है, मिल रही है तो बच जाएगी। तीसरा, क्या एंटिटी के पास सपोर्ट है कि वो डिस्पोजल ऑफ असेट करेगी तो उससे इतना पैसा मिल जाएगा कि वो बच जाएगी। तो तीन वो तरीके हैं जिसमें एंटिटी बच सकती है, या तो वो अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर को पूरा कर दे, तो वो प्लान चेक करेंगे हम कि व्हाट आर दी प्लान्स टू डील विद द अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर। फिर क्या एग्जिस्टेंस और एडिक्वेसी ऑफ बोरोइंग फैसिलिटी है क्या, फिर क्या सपोर्ट मिल सकता है, क्या एडिक्वेसी ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम प्लान डिस्पोजल ऑफ असेट, ऐसा। ठीक है, डन। आगे क्या है सर, ऑडिटर्स कंक्लूजन्स, बस एंड ही होने वाला है, ध्यान से सुनना है ना, ये कैटेगरी है। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। देखो भाई पहले सुन लो, ये जो भी मैटर डिस्कस होने वाला है यहाँ पर वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड डिस्कशन होना है। डिस्क्लोज कब क्या करना है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सुनिएगा क्या लिखा है, ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन इसमें भी कवर है, तो मैं डायरेक्टली यहां से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें केस स्टडी आई है, आप प्लीज केस स्टडीज लगाएं तुरंत, अपने कंपाइलर से उसमें है ना। तो ये दो सिचुएशन पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है केस स्टडी में, एग्जाम में। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट। ऑडिटर ने कंक्लूड करा है कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न एजम्पशन का यूज करना तो सही है, लेकिन उसने ये भी कंक्लूड करा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ऑडिटर को क्या लग रहा है कि ठीक है गोइंग कंसर्न तो है, इन्होंने कोई गलत नहीं करा, आगे चल पाएगी एंटिटी 12 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटीज तो है यार, इशूज तो बहुत सारे हैं। द ऑडिटर मस्ट एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि क्या इन लोगों ने ये दो चीजें डिस्कस करी या नहीं करी। पहला, क्या उन लोगों ने वो सारी इवेंट और कंडीशन डिस्कस करी है, उन लोगों ने मतलब मैनेजमेंट ने। ऑडिटर को ये एंश्योर करना है कि क्या मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्कस करा है उन सारी इवेंट और कंडीशन को जो डाउट क्रिएट कर सकती है एंटिटी की एबिलिटी पर। एंड मैनेजमेंट प्लान्स टू डील विद दीज इवेंट और कंडीशन, मुझे एंश्योर करना है कि इन लोगों ने ये दो चीजें बताई कि नहीं बताई अपने नोट्स अकाउंट में। कौन कौन सी दो चीजें, कौन कौन सी इवेंट और कंडीशन है जो डाउट क्रिएट कर सकती है एंटिटी पर, क्या वो बताई हैं, प्लस क्या इन्होंने बताया है कि इनके क्या प्लान है और इवेंट और कंडीशन को डील करने के, ये दोनों चीजें बतानी है। तो हमें एंश्योर करना है कि इन लोगों ने ये दो चीजें बताई कि नहीं बताई। एक और, क्लियरली डिस्क्लोज दी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू दीज इवेंट और कंडीशन, मतलब ऑडिटर को ये चेक करना है क्या इन्होंने क्लियरली बताया है कि कौन सी इवेंट या कंडीशन से क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी हो सकती है। मतलब आपने इवेंट और कंडीशन तो बता दी, आपको ये भी बताना है कि इससे क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी हो सकती है, ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ना। तो क्लियरली डिस्क्लोज द मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू दीज इवेंट और कंडीशन। साथ में उसमें क्या बताना है, हाईलाइटिंग द पॉसिबिलिटी दैट एंटिटी में नॉट बी एबल टू रियलाइज असेट्स और सेटल लायबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बताना है प्रॉपर, अगर ऐसा इशू है कि हो सकता है कि हम अपनी असेट से इतना पैसा रियलाइज ना कर पाए कि हम लायबिलिटीज को सेटल कर पाए। बताओ, ऐसा हो सकता है कि केवल इतना आ जाए 3 नंबर में। ठीक है, तो सुनना, ऑडिटर ने कंक्लूड करा है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन का यूज अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ऑडिटर को मन में तुरंत आएगा तो ठीक है डिस्क्लोज करना चाहिए था मैनेजमेंट को। अब वो जाके चेक कर रहा है, क्या क्या चेक करना है, क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करी है वो सारी प्रिंसिपल इवेंट और कंडीशन जो डाउट क्रिएट करती है, प्लस क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करे हैं कि क्या प्लान्स हैं इन इवेंट और कंडीशन को डील करने के लिए, और तीसरा क्या मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि इवेंट और कंडीशन की वजह से क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी हो सकती है, प्लस साथ में हाईलाइट करा है क्या कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एंटिटी के एसेट्स से रियलाइज ना हो पाए, एंटिटी के एसेट रियलाइज ना हो पाए और लायबिलिटी को सेटल ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब है ये दूसरी कंडीशन, देखना, इफ इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड बट द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ये अब इजी वाला काम हो गया, अब ज्यादा दिक्कत नहीं। ऑडिटर ने कंक्लूड करा है गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है, लेकिन इवेंट और कंडीशन मिली है, लेकिन उनकी वजह से भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। तो पहली वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है पहले ये बताओ, पहली और दूसरी दोनों में कॉमन क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है। पहली में बस ये है कि जो इवेंट और कंडीशन है वो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है,
दूसरे में क्या है, इवेंट और कंडीशन है लेकिन वो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं कर रही है, तो इजी काम हो गया। तो ऑडिटर को बस ये एवेल्युएट करना है कि क्या इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इवेंट और कंडीशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ डिस्क्लोज करी कि नहीं करी, बस इतना ही। क्या ये बात आपको ऊपर भी करनी थी? हाँ, इवेंट और कंडीशन तो पहली वाली सिचुएशन में भी बतानी थी, पर वहां पर इवेंट और कंडीशन के साथ में मैनेजमेंट प्लान्स भी बताने थे। इवेंट और कंडीशन से क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है वो हो सकती है, वो भी बताना था। ये भी बताना था कि हो सकता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में असेट रियलाइज ना हो पाए, लायबिलिटी पे ना हो पाए, है ना। पर इतना सारा केवल पहली सिचुएशन बताना था। दूसरी वाले में तो केवल इतना बताना है कि ये मतलब ये इंश्योर करना है कि क्या मैनेजमेंट ने वो इवेंट और कंडीशन बताई हैं दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, जो भी है, और वो भी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, है ना। तो बस वो इवेंट और कंडीशन बताना है और कुछ नहीं, है ना। फिर भाई लास्ट हेडिंग क्या है? लास्ट हेडिंग क्या है? इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट रिपोर्ट एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, केस स्टडी वाज आस्क्ड, है ना। कंपाइलर देखो आप, एमसीक्यू भी आ सकता है। रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। कितने मिनट्स हो गए अपन को? 50। 5 मिनट के अंदर ही खत्म कर दे रहा हूँ। सबसे पहले, अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, ऑडिटर चेक कर रहा है, उसने देखा कि ओह ये एंटिटी तो बंद होने वाली है, फिर भी एंटिटी ने गोइंग कंसर्न बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, तो गलत ही कर दिया। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज व्हाट? इनअप्रोप्रिएट। इफ द ऑडिटर बिलीव दैट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट, तो क्या करना है? ऑडिटर को सीधे एडवर्स ओपिनियन देना है। कौन सी ओपिनियन देना है? एडवर्स ओपिनियन देना है। बताओ सारे लोग बताओ, क्या ये क्लियर है? अगर ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट, गलत किया इन लोगों ने, तो सीधा एडवर्स ओपिनियन, एमसीक्यू बन सकता है। फिर इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, मतलब यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, ठीक है, ये आपने कंक्लूड करा है। लेकिन आपने देखा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है, तो अब क्या करना है? इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। पूछा ये बन जाएगा क्या? बना है। अब क्या है सर? एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिचुएशन ये है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो आपने पूछा मैनेजमेंट से कि क्या करा आप लोगों ने? बोले हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमने कहा बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाह रहा था कि अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दो। थैंक गॉड आपने वो डिस्क्लोजर दिया है, मतलब आपने कोई गलती नहीं करी। मतलब मेरी ओपिनियन कैसी जाएगी? क्लीन अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगी, कुछ गलत करा ही नहीं है आपने। लेकिन साथ में मैं मुर्गा पैराग्राफ ऐड कर दूंगा। भाई आपने डिस्क्लोज कर दिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, मैं भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मुर्गा पैराग्राफ ऐड करके अपना काम कर देता हूं। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, है ना, मुर्गा बोल रहा हूं जिसको मैं। तो इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अगर दिया है तो ऑडिटर सेल एक्सप्रेस व्हाट? अनमोडिफाइड ओपिनियन। बेटा ये मोस्ट आईएमपी है, प्लीज ढंग से सुनना, है ना। और साथ में उसको MURGC, मुर्गा बोलता हूं शॉर्ट में, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये पैराग्राफ ऐड होना है। तो आपको पता भी चलना चाहिए कि मुर्गा कब ऐड होता है ना। अच्छा, और उस हेडिंग में क्या लिखना है? उस मुर्गा हेडिंग में क्या लिखना है? उसमें हमें ड्रॉ करना है अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस सच मैटर। हम इसमें मुर्गा पैराग्राफ में लिखेंगे कि जाओ नोट्स टू अकाउंट का नोट नंबर 19 देखना, उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन किया गया है। तो हमें रेफरेंस देना है एक तरीके से कि कहां पर वो नोट लिखा हुआ है ना। सो ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस सच मैटर। स्टेट दीज इवेंट और कंडीशन, साथ में ये भी लिख दूंगा मैं मुर्गा पैराग्राफ में कि ये जो इवेंट और कंडीशन है ये इंडिकेट करती है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि एंटिटी पर डाउट क्रिएट कर सकती है। मतलब साथ में बता भी दूंगा कि ये जो इवेंट और कंडीशन दिख रही हैं आपको, जो मैनेजमेंट ने नोट्स अकाउंट में बताई हैं, ये सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब तीसरी सिचुएशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया। अब तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा यार, अब आपने गलत करा है ना। आपको पता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो आपने डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया? तो गलत करा आपने। क्या मैं क्लीन ओपिनियन दे सकता हूं? नहीं दे सकता, अब नहीं दे सकता क्लीन ओपिनियन, ना। तो क्या लिखा है? मैं या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा या एडवर्स ओपिनियन दूंगा इन अकॉर्डेंस में तहसील 705 लिखकर आप बच जाते हो, डिफेंस खेल दिया। जैसी भी ओपिनियन सूटेबल होगी उस हालातों के हिसाब से।
एंड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स जो भी ओपिनियन दी होगी उसमें मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ओहो, तुमने नहीं डिस्क्लोजर करा ना, तुमने नहीं दिया ना डिस्क्लोजर, मैं दूंगा डिस्क्लोजर। अब कहां पर? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। कहां पर? बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में, कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करा है। समझ गए हो? अब मैं बोलूंगा कि इन लोगों को डिस्क्लोज करना चाहिए था, इन्होंने नहीं करा। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा। खुलकर बताऊंगा कि देखो ये गलत करा। फाइनली लास्ट हेडिंग, और ये ऐसे खत्म। मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। मैनेजमेंट असेसमेंट करने को ही तैयार नहीं, कह रहा हम चेक ही नहीं करेंगे गोइंग कंसर्न ग्रुप में चल रही है एंटिटी या नहीं चल रही है। वाह यार, ये तो गलत तरीका है। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड, और जो भी है, द ऑडिटर सेल इवेल्यूएट द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तो मैं देखूंगा कि इसका मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा। बताओ सर, क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन? क्यों? बिकॉज इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू ऑब्टेन साई। सर एडवर्स क्यों नहीं दे रहे? एडवर्स के लिए सबूत चाहिए होते हैं। सबूत कहां से मिलते हैं? उन्होंने असेसमेंट करा होगा। अरे उन्होंने असेसमेंट ही नहीं करा है, उन्होंने चेक ही नहीं करा, असेसमेंट ही नहीं करा, तो तुम्हारे पास सबूत कहां से आएंगे? इवेंट और कंडीशन मिलेंगी कहां से? तुम कितनी इवेंट और कंडीशन ढूंढ लोगे? तो इसलिए ध्यान देना, एमसीक्यू में गड़बड़ हो सकती है। यहां पर एडवर्स नहीं है, या तो क्वालिफाइड। क्वालिफाइड कब? मान लो रिलायंस वाले बोल दे कि हम असेसमेंट नहीं करेंगे। हमको भी पता है यार कि तुम असेसमेंट नहीं भी करोगे, साला तुम चलने वाले हो आगे, तो तुम्हारे केस में हम डिस्क्लेमर तो नहीं देंगे, हम क्वालिफाइड से काम चला लेंगे, असेसमेंट नहीं करा लेकिन हमको पता है कि ये आगे चलेंगे। डिस्क्लेमर क्यों, एडवर्स क्यों नहीं? यार डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि उन लोगों ने असेसमेंट नहीं करा है गोइंग कंसर्न का, तो एज सच कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है मुझे कि क्या होगा एंटिटी का, तो इसलिए पॉसिबिलिटी कि मैं डिस्क्लेमर दूं। एडवर्स के लिए तो प्रॉपर सबूत चाहिए, जब उन्होंने ही असेसमेंट नहीं करा तो आपके लिए एविडेंस कहां से मिलेंगे? समझ में आया? तो ये था पूरा 570। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप इसके केस स्टडी तो एटलीस्ट लगा ही लो। आप देख लो, एक भी क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं मिलेगा 570 में जो अपन ने ना पढ़ा हो, यूं हो जाएगा आपका फट से। बस आप देखो तो एक बार पता चल जाए पूछते कैसे हैं। चलो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, बाय 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 बाय।